Good morning everyone and good afternoon. Okay, since we are meeting first time, no problem with the good morning by the way. तो चलिए शुरुआत करते हैं. थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है, इसी कारण से शुरुआत होने में देरी हो जा रही है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ओके, सो बट स्टिल तो नेहा गौर, आसिफ चौहान, प्रिंस कुमार, रफ्ताए दिल एंड मनीष चंद्रा, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. तो चलिए जो पहला सवाल है उस पहले सवाल के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि है क्या इसमें. चलिए, तो आज 28 सितंबर 2020 के कुछ एमसीक्यूज़ को देखें. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आए तो बताना आप सभी लोग. देखिए, पहले सवाल में दिया गया है कि विथ रेफरेंस टू द ज्ञानपीठ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. निम्नलिखित कथनों पे ध्यान दीजिए ज्ञानपीठ अवार्ड के संदर्भ में. पहला है, इट इज़ बिस्टोर्ड ऑन द इंडियन एंड फॉरेन राइटर्स राइटिंग इन द इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंग्लिश. तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक है, जो भाषाएं दी गई है उस भाषा में ये जो कोई राइटर है उसको दी जाती है, और साथ में इंग्लिश में भी अंग्रेज़ का जो संविधान है उसके हिसाब से भी उसमें जो भाषाएं मेंशन है. और दूसरा ये दिया गया, देयर आर नो पॉस्टुमस कन्फरल, मतलब मरणोपरांत कोई सम्मान प्रदान नहीं की जाती है. क्लियर. तो ये दो आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, और आपको क्या देना है, जवाब देना है. तो देखिए इसका जो जवाब है वो क्या है, बी. तो समझते हैं इसके अंदर दिया क्या गया है. सबसे पहले समझिए कि ये चर्चा में क्यों है कि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है नवंबर 2019 में अनाउंस किया गया, और वो पोएट अंकिथम अच्युतानंद नमूथरी को दिया गया है. और अंकिथम की यदि बात की जाए तो ये छठे राइटर हैं, ठीक है, जिनको कि मलयालम लिटरेचर से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है. ठीक है, तो ये छठे राइटर हैं जिनको कि मलयालम लिटरेचर से क्या मिला हुआ है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है. और देखिए कि जो लॉकडाउन के कारण से जो अवार्ड की जो सेरेमनी थी वो क्या हो गई, लेट हो गई. अब देखें नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें समझने वाली बात है वो देखिए क्या है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दी जाती है, और ये साहित्य के क्षेत्र में और साथ में लिटरली एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, और साथ में अनुसंधान वाले भी क्या है, ये संस्था है, ठीक है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पर, दिल्ली में. और एनुअली दिया जाता है किसी ऑथर को यदि उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया हो किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर. उत्कृष्ट योगदान किसके अंदर दिया हो, तो लिटरेचर के अंदर. फिर देखिए ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही लेखक को दिया जाता है, राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो भारतीय लेखक को दिया जाएगा, विदेशी लेखक को नहीं दिया जाएगा, जो कि 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में जो भाषा है उसमें, और अंग्रेजों का जो संविधान है उसमें 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी, और पॉस्टुमसली ये नहीं दिया जाता है. क्लियर. ऑल्सो ओनली वर्क पब्लिश ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 20 ईयर्स. और आपको ये ध्यान देना है कि पिछले 20 साल में जो उस राइटर की जो कृति रही है उसके हिसाब से, जो योगदान रहा है उसके हिसाब से दिया जाता है. ठीक है, और इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 11. और एक ब्रॉन्ज रेप्लिका होती है किसकी, सरस्वती की एक मूर्ति होती है जो कि ज्ञान की और बुद्धिमत्ता की क्या है, देवी है. तो इस अवार्ड के अंदर 11 लाख रुपए और साथ में ब्रॉन्ज रेप्लिका दी जाती है सरस्वती की. तो नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलिए इस सवाल को देखिए। और अपना जवाब भी देंगे साथ में। दूसरे का जवाब दीजिए। देखिए दूसरा सवाल किससे संबंधित है? स्वच्छ विद्यालय अभियान से संबंधित है और उसमें दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला दिया कि स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है इसकी शुरुआत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2014 में की गई थी। और उसके बाद दूसरा जो दिया गया विकल्प, इट एम्स टू मीट द राइट टू एजुकेशन एक्ट, और जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है उसके तहत जो कुछ भी व्यवस्था है उस चीज़ को पूरा करने के लिए ये किया गया है। और इसमें देखिए कि जो गर्ल चाइल्ड हैं या मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग क्या हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो स्कूलों के अंदर, ये इसमें दिया गया है। तो ये दो ऑप्शन हैं और इसके लिहाज से देखिए तो क्या है, आंसर आपका सी है। ठीक है, आंसर सी है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर। अब देखो ये चीज़ कैसे पूरा किया जाना है, तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनकी अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सरकार के द्वारा ये कहा गया कि आप इस चीज़ में क्या करें, मदद करें। ठीक है, पहली बात तो आपको समझ में आ रही है। तो देखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है क्लेम टू हैव कंस्ट्रक्टेड 1.4 लाख टॉयलेट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो राइट टू एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत 1.4 लाख जो है टॉयलेट्स बनाए गए स्कूल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन उसमें से 40% है जिसकी सर्वे की गई है किसके द्वारा, कैग के द्वारा, वो पाया गया कि है ही नहीं। मतलब 100 यदि पेपर पे क्लेम किया गया तो 40 पाया गया कि मौजूद ही नहीं है। ठीक है, और मौजूद भी है तो आंशिक रूप से उसको क्या किया गया बनाया गया है या वो प्रयोग में नहीं है। ध्यान देना, या वो प्रयोग में नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट समझना बच्चों। अब एक चीज ध्यान दें कि द ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, कैग ने क्या कहा है कि 70% जो है, देखिए 40% या तो मौजूद नहीं है, मौजूद भी है तो उसको पार्शियली कंस्ट्रक्ट किया गया या वो प्रयोग में नहीं है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 70% तक ऐसे हैं जिसमें कि रनिंग वाटर है ही नहीं, मतलब टॉयलेट्स हैं लेकिन फंक्शनल टॉयलेट नहीं है, मतलब काम में आ रहा हो ऐसे टॉयलेट नहीं है। और ऐसा कितना है, 70% है। जबकि 75% जो है वो सही ढंग से उसमें साफ सफाई नहीं है। यानी कि स्थिति कैग के रिपोर्ट के हिसाब से जैसा सरकार कह रही है उसके हिसाब से चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहले समझिए कि जो इसमें सरकार ने जो कुछ भी अपनी तरफ से कहा वो उससे अलग जाते हुए चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए कि स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि HRD मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी सितंबर 2014 में। ठीक है, और वो भी किसके तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, जिसमें ये व्यवस्था है कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो टॉयलेट्स होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। क्लियर। अब देखो दिक्कत क्या है कि इससे संबंधित जो सिर्फ इसी के काम ऐसी निधि या फंड्स उपलब्ध नहीं है या ना के बराबर है, और जो रखरखाव जो किया जा रहा है और पानी की जो उपलब्धता है टॉयलेट्स के अंदर, ठीक है, ये काफ़ी मतलब चुनौती मानी गई है इस चीज़ के लिए। इस अभियान की यदि बात की जाए तो फंड्स की कमी है, मेंटेन नहीं किया जा रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये मुख्य कुछ इसके चुनौतियां हैं। और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेज जो भी कह लीजिए, और इनको रोप किया गया। रोप करने का मतलब उन तक सरकार पहुंची है और सरकार ने ये कहा कि देखिए कि आप इस बारे में अपनी भूमिका अदा करें और 1 साल के अंदर जो गैप है
जितनी ज़रूरत है और जितनी होनी चाहिए उस गैप को भरा जाए, और इसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स है उनसे कहा गया कि आप क्या करें, मदद करें। अब देखिए कि 10.8 लाख गवर्नमेंट स्कूल हैं पूरे के पूरे कंट्री में, मतलब 10.8 लाख, और जिसमें से 1.4 लाख टॉयलेट्स वर बिल्ट बाय 53 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब देखिए 10.8 लाख गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, क्या है बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल। इस गवर्नमेंट स्कूल में क्या बनाए गए हैं 1 लाख टॉयलेट्स, क्लियर। और ये किसके द्वारा किया जाना है, तो 53 जो गवर्नमेंट की कंपनी है, ऐसे समझिए गवर्नमेंट की कंपनीज है उसके द्वारा बनाई गई है। क्लियर है पॉइंट, कोई कंफ्यूजन बच्चों बताना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। चलिए सवाल को कीजिए तब तक। तीसरा सवाल कीजिए, थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द एक्सटर्नल डेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाहरी ऋण जो लिया जाता है उसमें से इस पे आप निम्नलिखित चीज़ों पे ध्यान दीजिए। दो कथन दिए गए। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट, फाइनेंस वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक जो एक्सटर्नल डेट है वो 2.8% की वृद्धि होके वो कितने पे पहुंच गया है, 558.5 बिलियन डॉलर तक मार्च के अंत में। और मेनली ये इसलिए हुआ है कि कॉमर्शियल बोरोइंग्स की गई है, मतलब कंपनी के द्वारा बोरोइंग्स की गई है। नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो हैं वो 42% टोटल डेट का है, क्लियर। तो अब इसमें आप देखिए कि इस सवाल के अंदर जो ये हमारा जो तीसरा सवाल है, और इसमें आप देखिए तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, सी होगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है। अब देखिए इसमें है क्या, इंडिया की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो 2.8% की वृद्धि हुई है। इसमें कितने प्रतिशत की, 2.8% की वृद्धि होकर ये 558.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो कि मेनली अकाउंट टू राइज इन द कॉमर्शियल बोरोइंग, और ये किसके कारण से हो रहा है, कॉमर्शियल बोरोइंग्स के कारण से, मतलब बोरोइंग ली जा रही है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। और एक्सटर्नल डेट जो है वो 543 बिलियन ईयर अर्ली, मतलब ये अब कितना है, 500, ध्यान देना, 558.5 बिलियन डॉलर, जो कि एक साल पहले 543.3 बिलियन डॉलर था। इज इट ओके। अब देखिए, अब समझना इस चीज़ को कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो रेशियो है, रेशियो ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट इज 85.5% एट द एंड ऑफ। अब देखिए कि जितना बाहर से हम क्या ले रहे थे, कर्ज ले रहे थे, उसका 85.5% क्या है, विदेशी मुद्रा है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व टू द एक्सटर्नल डेट, मतलब जितना आप कर्ज ले रहे हैं उसमें फॉरेन करेंसी क्या है, 85.5% है, जो कि पहले 2019 के मार्च में कितना हुआ करती थी, तो 76% हुआ करती थी। अब देखिए एक चीज़ और समझिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि देखना, एक्सटर्नल डेट एज ए रेशियो ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का
एक्सटर्नल डेट देखें वो कितना है, तो वो कितना है 20.6%। क्लियर। और इसी के कारण से आप समझिए एक तरीके से सरकार जो है अपने कुल खर्च का तकरीबन 18% क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करती है, जो डेट ली हुई है, यानी कि जो कर्ज लिया हुआ है। इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। तो जीडीपी का 20.6% तक है, जो कि पहले कितना हुआ करती थी 19.8%। अब देखिए इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, ये जो आंकड़ा है वो 2019-20 का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दिया जा रहा है। अब देखिए सॉवरेन डेट श्रैंक, सॉवरेन कहने का मतलब सरकार ने जो कर्ज लिया है अपने लिए, वो पहले 3% पे हुआ करता था, ठीक है। तो श्रैंक 3% टू 3% घट के अब कितना हो गया 100.9 बिलियन डॉलर। और ये जो कमी आई है वो किसके कारण से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के कारण से। अब देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में और सेकेंड लार्जेस्ट जो है इसमें वो कितने, उसमें कितनी कमी आई है 23.6% की, और कितना है 21.6 बिलियन, ठीक है। पहले कितना हुआ करता था 28.3 बिलियन हुआ करता था, उससे घट के कितना हो चुका है 21.6 बिलियन, यानी कि इतने प्रतिशत की गिरावट आई है। अब देखिए कि बहुत सारे जो मल्टीलेटरल और बायलैटरल सोर्सेस है, मल्टीलेटरल जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, AIIB हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है, उनसे जो कर्ज मिलता है अब, या फिर जापान गवर्नमेंट से लिया या USA गवर्नमेंट से मिली, तो ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। क्लियर। लोन्स फ्रॉम मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल सोर्सेज अंडर द एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाहर से जो हम सहायता ले रहे हैं उसमें बहुपक्षीय या द्विपक्षीय जो स्रोत है वो सबसे ज़्यादा है सॉवरेन बॉन्ड का, वो कितना है 44.9%, और वो 87.2 बिलियन के आसपास है। नॉन सॉवरेन बॉन्ड कहने का मतलब जो सरकार के अलावा जिन्होंने लिया है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और वो कितनी 4.2% की वृद्धि हुई है, और 457.7 बिलियन। और ऐसा इसलिए हुआ है कि कॉमर्शियल बोरोइंग्स बढ़ गई है। क्लियर। नाउ अब दूसरी तरफ देखिए कि NRI की जो डिपॉजिट है भारत में वो सेकेंड लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है, और वो कितना है 130.6 बिलियन डॉलर का, जो कि इक्वल है, ठीक है, पिछले एक साल में जो था उसी के बराबर अभी भी है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताना बच्चों आप लोग। चलिए अब चौथे प्रश्न पे आए और देखिए क्या है। ओके, चलिए चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। और प्रश्न का जवाब जब दे रहे होते हैं ना तो उसके साथ नंबर भी लिख दीजिए 4 और फिर A B ऐसे करके लिखिए, तो ज़्यादा सहूलियत होगी मुझे भी समझने में कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ओके, तो चौथे का जवाब क्या है, ए है। पहले प्रश्न देखिए क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन म्यूजियम, ठीक है, भारतीय संग्रहालय के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए। तो कहा जा रहा है कि इंडियन म्यूजियम जो है सबसे पुराना है और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय म्यूजियम है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन में। और दूसरा कहा गया कि 1814 ईस्वी में बनाया गया था और एनी बेसेंट के एशियाटिक सोसाइटी के मतलब गाइडेंस में। तो देखिए जो
इंडियन म्यूज़ियम कहाँ पर है, सबसे पहले तो जानिए कोलकाता में है, क्लियर। और इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, मतलब इसका सौंदर्यीकरण और इसको फिर से रखरखाव का काम चल रहा है। और इस बारे में ये कहा जा रहा है कि जिससे कि जो इसको मतलब इसको कंजर्व करके रखा जा सके, और जिससे कि बहुत पुरानी जो कलाकृतियाँ हैं जो बहुमूल्य हैं, ठीक है, मतलब बहुमूल्य क्या अमूल्य कह सकते हैं, उसको नष्ट होने से बचाया जा सके। और कंट्रोलर जनरल ने इस बारे में फिर से कुछ चीज़ें कही हैं, वो देखिए कि क्या है। पहली बात, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा है कि इंडियन म्यूज़ियम जो है सबसे पुराना है और लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ म्यूज़ियम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन में। और यहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गई है रेनोवेशन के दौरान, ठीक है। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1814 में। और इसके किसके गाइडेंस में, एनी बेसेंट के गाइडेंस में नहीं, नेथनियल वेलिच और एशियाटिक सोसाइटी इसके गाइडेंस में किया गया था। और कोलकाता में, ये बिल्कुल सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ये क्या है, इसका रखरखाव होता है। म्यूज़ियम बिगनिंग में इसको एशियाटिक सोसाइटी म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता था, और बाद में इसको इंपीरियल म्यूज़ियम के नाम से जाना जाने लगा, और बाद में इसको भारतीय म्यूज़ियम के नाम से जाना जाने लगा। और म्यूज़ियम की यदि बात की जाए, उसको फैमिलियर बाय द नेम जादूगर और अजबगर अमंग द विजिटर्स, और विजिटर्स इसको जादूगर या अजायबगर के रूप में जानते हैं। इज इट ओके? गुड। तो अब साथ में क्वेश्चन का नंबर भी लिखते जाएं ताकि मुझे पता चले। चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्या, इसका जवाब दीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक संदर्भ में कुछ कहा गया है कि साइनोबैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है जो केवल पानी में पाए जाते हैं। दूसरा, यह केवल पौधों के साथ सहजीवी या सिम्बायोटिक संबंध में होते हैं। ओके, जवाब दीजिए फिफ्थ का। मैं सभी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। चिरंजीव सागर वेलकम, अर्पिता सिंह, आशिफ, चांदनी गहलोत, आसिफ चौहान, ओके। चलिए तो इसका मैं जवाब बता दूं। फिफ्थ का आंसर क्या है, डी है। फिफ्थ का आंसर डी है, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। अब देखिए ये चर्चा में क्यों है, और काफ़ी चर्चा में है पिछले 4-5 दिनों से यदि देखें तो। देखिए कि जो जहरीली क्या होती है, जल होती है, पानी होती है, ठीक है, उसी के अंदर साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, और इसके कारण से 300 से ज़्यादा जो हाथी है वो बोत्सवाना में मारे जा चुके हैं, ठीक है। और इस साल के अंदर यदि देखें, ये वहाँ का ऑफिशियल यानी कि सरकारी आंकड़ा है, ठीक है। और इस रिज़ल्ट को अनाउंसिंग द रिज़ल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसकी जांच की गई और इस मृत्यु की, और ये पता चला कि देखिए कुछ चीज़ें मालूम चली है कि ये जो कंजर्वेशन करने वाले जो लोग हैं इससे काफ़ी आश्चर्यचकित हुए हैं। और देखिए इस जांच रिपोर्ट में क्या पता चला है कि साइनोबैक्टीरिया जो है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि साधारणतः पानी में पाए जाते हैं, और कभी कभी ये ज़मीन में भी यानी कि मृदा में भी पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि इसमें साइनोबैक्टीरिया जो है
ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहने का मतलब ये किस पे, रोशनी पे, प्रकाश पे निर्भर करता है, उससे ये अपना भोजन पानी जो भी है बनाता है, ठीक है। सम ऑफ विच आर नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये इनमें से कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में ज़्यादातर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, और जब तक नाइट्रोजन फिक्सेशन ना हो, आपको पता है कि जो उर्वरक क्षमता है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बेहतर नहीं हो पाता। अब देखो कहा जा रहा है कि सभी जो जहर है, ठीक है, नॉट ऑल प्रोड्यूस टॉक्सिन्स बट साइंटिस्ट सेज टॉक्सिक वंस आर अकर मोर फ्रिक्वेंटली एज क्लाइमेट चेंज ड्राइव्स अप द ग्लोबल टेम्परेचर। अब कहा जा रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि इसके कारण से सारा टॉक्सिक ही हो रहा है, लेकिन चूंकि वैश्विक स्तर पे क्या हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इस कारण से ये ज़्यादा वो हो रहा है, एक ब्लूम्स की स्थिति, बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हो रहा है, और ये न सिर्फ लोगों को हानि पहुंचा रहा है बल्कि जानवरों को भी। साइंटिस्ट इस कारण से काफ़ी चिंतित हैं, और ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये किसके कारण से हुआ है, क्लाइमेट चेंज के कारण से हुआ है, क्योंकि वाटर जो है वार्मर हो जाती है, एंड जिसके कारण जो कि साइनोबैक्टीरिया का एक प्रेफरेंस है, मतलब वो उसके लिए एक तरीके का आप कह लीजिए तो अनुकूल परिस्थिति है, वातावरण है। और जो बहुत सारे जो हाथी मारे गए हैं, ठीक है, वो पहले 281 था और बढ़ के अब कितना हो चुका है, 330 हो चुका है। जैसा कि जुलाई की रिपोर्ट है, तो आपको बोस्टवाना याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ता है, ग्लोबल टेम्परेचर्स के कारण से ये सारी की सारी चीज़ जो हुई है घटित हुई है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और फिर याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। चलिए अब छठा सवाल करते हैं। देखिए इसमें सवाल ये है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन इसमें देखिए, आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग से देश में यातायात नियमों को बेहतर प्रवर्तन होगा। मतलब ट्रैफिक रूल को ज़्यादा अच्छे से लागू करवाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक जो सर्विलेंस की जाती है वो की जाए। इससे ड्राइवर को भी जो परेशान किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, वो भी दूर होगी और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि संशोधन चुनौती के लिए परिभाषा प्रदान करता है कि यदि किसी को चुनौती देना है तो उसके लिए क्या करेगा कि इस अमेंडमेंट के अंदर डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, और जिससे कि चालान को क्या किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। पोर्टल इंसर्टेड एज ए रिक्वायरमेंट, और एक वेबसाइट दे दिया गया है जिससे कि आईटी के थ्रू सर्विसेज दी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग रखी जा सकेगी और उसको लागू भी करवाया जा सकेगा। तो इसका उत्तर दीजिए। ओके, छठे का आंसर सी है। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, छठे का आंसर सी है। अब इसमें देखते हैं कि है क्या, बारी बारी से देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे ने नोटिफाई किया है अमेंडमेंट को। किस में अमेंडमेंट को? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो लाई गई थी पिछले साल,
और इसमें क्या है, फैसिलिटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या किया जाए, नियम कानून को और जो ये रूल्स है उसको लागू किया जा सके और वेहिकुलर डॉक्यूमेंट रखा जा सके थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोर्टल विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और ये अगले महीने के 1 तारीख से लागू हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर 1 से लागू हो जाएगा। आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का जब प्रयोग किया जाएगा तो ट्रैफिक रूल्स को ज़्यादा अच्छे से पूरे देश में लागू करवाया जा सकता है, और जिसके कारण से जो ड्राइवरों को उत्पीड़न की जाती है वो रुकेगी, और साथ में जो सिटीजन्स को भी इससे क्या मिलेगा, सुविधा मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए तो क्या है कि इस संशोधन के कारण से क्या होगा कि चालान की डेफिनेशन इसमें दी गई है, पोर्टल इंसर्शन रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज थ्रू द आईटी, क्लियर, और आईटी के थ्रू जो होगा कि पोर्टल इंसर्शन किया गया जिससे कि मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अब देखिए कि ड्राइविंग लाइसेंस, डिटेल्स ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस डिस्क्वालीफाइड और रिवोक्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन द पोर्टल, और यानी कि समय समय पे क्या किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, उसको इस पोर्टल पे रख दिया जाएगा एज ए रिकॉर्ड, और वो रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा ये अपडेट, ठीक है, जिससे कि पता चल जा सके चालान करने वाले जो पुलिस कर्मी है, ट्रैफिक कर्मी है, कि आखिर ये जो वैलिड है या नहीं वैलिड है, क्लियर। ऐसा ना हो कि किसी का लाइसेंस इम्पाउंड कर लिया गया हो, उसके बावजूद भी वो दिखा के आगे बढ़ जाए, इस कारण से ऐसा किया जाए। तो प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू फॉर द प्रोसीजर फॉर द प्रोडक्शन एंड ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट्स इन द फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रूप में या फिजिकल रूप में, ठीक है, लोग जो इसमें प्रावधान है कि पूरी की पूरी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि कब तक वैलिड है, कब इस डॉक्यूमेंट को क्या किया गया, जारी किया गया है, कब इसको आगे के डेट पे इसमें स्टैंप लगानी पड़ेगी इंस्पेक्शन के बाद, ठीक है, ये सारा का सारा अब क्या होगा, रिकॉर्डेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां सवाल देखिए। देखिए इस सवाल में है क्या, पहला जो कहा गया कि विथ रेफरेंस टू द पेंशन रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग, पेंशन में जो सुधार की गई इसके बारे में निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए। नाउ ए डॉटर विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द फैमिली पेंशन इवन इफ द डाइवोर्स हैड नॉट फाइनली टेकन प्लेस, मतलब यदि बेटी का तलाक ना भी हुआ हो तब भी वो इंटाइटल्ड है, ठीक है, इंटाइटल्ड है, मतलब उसको अधिकार मिलेगा कि वो पेंशन ले सके। दूसरी बात, बट द डाइवोर्स पिटीशन हैड बीन फाइल्ड बाय हर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हर डिकीज्ड पेरेंट, एम्प्लॉई और पेंशनर, लेकिन जो डाइवोर्स पिटीशन है उसको अपने जीवन काल में ही दायर करनी पड़ेगी, इससे पहले कि उसके माता पिता, ठीक है, का देहांत हो जाए, उसके मृत माता पिता, कर्मचारी या पेंशनर के जीवन काल के दौरान ही उसके द्वारा दायर की गई थी, और ये तब मिलेगा जब उसके माता पिता जो कि जॉब में थे और उनके जीवन काल के दौरान ही उसने क्या कर दी हो, याचिका दायर कर दी हो, भले ही वो अभी तलाक ना भी हुआ हो तब भी उस डॉटर को क्या मिलेगा, पेंशन में हिस्सेदारी मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन कैन बी इशूड बाय द दिव्यांग चाइल्ड और सिबलिंग इवन इफ द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस आफ्टर द डेथ ऑफ द पेंशनर्स पेरेंट, ठीक है, तो जिसको पेंशन मिलने वाला है उसके पेरेंट की यदि बात की जाए तो उनकी मृत्यु होने के बाद भी यदि कोई दिव्यांग है और उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिली है, असक्षमता का जो प्रमाण है, पत्र है, तब भी उसको मिलेगा, बट द डिसेबिलिटी हैड अकर्ड बिफोर द डेथ, लेकिन वो डिसेबिलिटी उसके माता पिता की मृत्यु के पहले हो जानी चाहिए। ओके, अब देखिए तो इसका जो
उत्तर है वो क्या है, सी है। देखिए इसमें समझिए है क्या, देखना, मिनिस्ट्री फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन, मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये बताया कि देखिए कि भाई जो रूल है वो उसको रिलैक्स कर दिया गया है डॉक्टर के लिए। ध्यान देना, रूल क्या है, रिलैक्स कर दिया गया है डॉक्टर के लिए। अब देखिए कि अब डॉक्टर जो है इंटाइटल होगी फैमिली पेंशन की, उसका डाइवोर्स ना भी हुआ, वो दोनों अभी हमने बात चर्चा कर ही ली है। लेकिन जो डाइवोर्स पिटीशन जो है वो फाइल कर दिया गया हो इससे पहले कि उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, डाइवोर्स ना भी हुआ हो तब भी उसको पेंशन में से हिस्सेदारी मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात कही जा रही है कि द अर्लियर रूल प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ द फैमिली पेंशन टू ए डाइवर्स डॉटर ओनली इफ डाइवोर्स हैज टेकन प्लेस। पहले क्या रूल था कि यदि पेंशनर के जीवन काल में ही यदि डाइवोर्स हो गई है तब जाके डॉटर को उसमें से हिस्सेदारी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी उस पेंशन में से। तो ये बदलाव किया गया। नया जो सर्कुलेशन है, नॉट ओनली ब्रिंग ईज इन द लाइफ ऑफ द पेंशन रिसीविंग इंडिविजुअल, इससे क्या होगा, जो पेंशन पा रहे हैं, पेंशन भोगी जो हैं, उनकी जीवन में ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि ये भी देखिए कि उनको सम्मानजनक और बड़ा बाद में भी देते हैं तब भी। लेकिन इतनी बात है कि जो डिसेबिलिटी है वो माता पिता के जीवन पर्यंत ही हुआ होगा, तभी जाके ऐसा होगा। क्लियर है पॉइंट, कोई कंफ्यूजन है बताना। 7th का ऑलमोस्ट जिसने भी आंसर दिया 5 लोगों ने आंसर सही है, ओके गुड। 8वां सवाल कीजिए। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ओके तो आंसर दीजिए 8वें का। अब तो ऑडियो विजुअल्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या है, डी है। देखिए समझिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA और अपना तीसरा ब्रांच कहाँ पर खोला है, मुंबई में, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को क्या कर सके, फैसिलिटेशन दे सके, सुविधा दे सके, बोरोवर्स को सुविधा दे सके, और जो भी इसके हितधारक हैं उनको भी क्या दे सके, सुविधा दे सके। तो जहाँ तक IREDA का सवाल है, एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब सरकार की कंपनी है आम बोलचाल की भाषा में, और इसको NBFI के रूप में 1987 में इसको क्या स्थापित किया गया था, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। कॉर्पोरेट ऑफिस भी, रजिस्टर्ड ऑफिस भी है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें समझिए कि इसको भी कैटेगराइज किया गया है किस रूप में, मिनी रत्न कैटेगरी में सरकार के द्वारा। सरकार नवरत्न, मिनी रत्न इस रूप में क्या करती है, कैटेगराइज करती है अपनी कंपनी को, और इस हिसाब से उसको फैसिलिटेट करती है, बहुत सारी सुविधाएं देती है, और कुछ आज़ादी उसी के हिसाब से मिलती है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा में देखें तो स्वायत्ता, या उनको क्या स्वायत्ता दी जाती है इसी के हिसाब से। तो देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके प्रशासनिक मातहत होता है, इसके अंदर काम करता है। इसके 2 ब्रांच कहाँ पर है अब,
चेन्नई और हैदराबाद में रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस दिल्ली में, मुंबई में नया खुला है, इससे पहले चेन्नई और हैदराबाद में। ध्यान देना, ये एक्चुअली इनका काम क्या है, प्रमोट करना, विकसित करना, विस्तार देना, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है फॉर सेटिंग अप ए प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू द न्यू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन। अब देखो ये मोटो है एनर्जी फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए ऊर्जा, ये इसका मोटो है। और इसके लिए एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि देखिए, तो इसके लिए जो एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है, प्रभाव उत्पाद करने की ज़रूरत है, जो रिजर्वेशन संरक्षण की ज़रूरत है, वो इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब आते हैं 9वें सवाल पे, देखिए क्या। देखिए, कहा भारत और श्रीलंका के बीच में वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई और इसके बारे में दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंस किया कि $15 मिलियन की सहायता श्रीलंका को दी जाएगी, जिससे कि जो बुद्धिस्ट टाइज़ है, यानी कि बुद्धिस्ट जो संबंध है, उसको बेहतर किया जा सके बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दूसरा दिया गया, इंडिया और श्रीलंका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब ऐसे उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं के ऊपर, ठीक है, जिसकी की शुरुआत, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर ए 5 ईयर पीरियड बिगिनिंग विद 2020, 2020 से शुरुआत होके ये आगे तक चलेगी, 2025 तक चलेगी। और इसको आपको बताना है। इसका उत्तर दीजिए 9th का। चलिए, 9th का आंसर सी है। 9th का आंसर क्या है बच्चों? सी है। देखिए क्या, देखिए एक चीज़ जानिए कि श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे, क्लियर। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे। पहले महिंदा राजपक्षे वहाँ के 2015 से पहले क्या हुआ करते थे? राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे विस्तार से कि श्रीलंका के अंदर पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, तीनों भाई ने क्या किया है, ठीक है। पहले एक गृह मंत्री हुआ करते थे, अब क्या है, वो राष्ट्रपति हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 19वां संविधान संशोधन क्या है, 20 क्या हुआ था, और 20वां संविधान संशोधन में क्या किया जा रहा है, ये हम चर्चा करेंगे कल विस्तार से। लेकिन बहरहाल आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और श्रीलंका में जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो है महिंदा राजापक्षे, क्लियर, कि पहली जो वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई है। और इसमें देखिए कि कहा क्या गया, प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया कि $15 मिलियन का श्रीलंका को क्या दिया जाएगा? सहायता दिया जाएगा, जिससे कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो पीपल टू पीपल लिंकेज जो है, लोगों से लोगों के बीच में जो बात मतलब संबंध है, उसको बेहतर किया जा सके, क्लियर। खास करके बुद्धिस्ट लिंकेज जो है उसके स्पेयर ऑफ बुद्धिज्म में यदि बात कही जाए तो। अब देखिए साथ में ये भी एक एग्रीमेंट हुई दोनों पक्षों के बीच में कि would facilitate the visit of the delegation of Buddhist pilgrims from Sri Lanka in the first
इनॉग्रल फ्लाइट टू सेक्रेड सिटी ऑफ कुशीनगर, ठीक है। तो कहा जा रहा है जो पवित्र शहर है कुशीनगर, श्रीलंका से सीधे यहाँ पर जो फ्लाइट आएगी और उस कहाँ पर कुशीनगर में, और उस फ्लाइट में जो बुद्धिस्ट डेलीगेशन या शिष्टमंडल आएंगे तो वो आने में वहाँ से क्या की जाएगी, इनको हेल्प की जाएगी। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है इसको डेजिग्नेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में, रिसेंटली रिकॉग्नाइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस एट द बुद्धिस्ट साइट। और ऐसा इसलिए किया गया है कि ये बुद्धिस्ट क्या है, एक साइट है। और दोनों ही पक्ष में एक तरीके का देखिए समझौता होता है कि भाई आयुर्वेदा और योगा के क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मौके हो सकते हैं। भारत और श्रीलंका ने एक और MOU साइन किया है ऐसे सामुदायिक विकास से संबंधित प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो सकता है आगे, और ये 2020 से शुरू होकर 2025 में ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए जो अंतिम सवाल है वो देखिए, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और कीजिए इसको। तो नवनिर्मित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो परिसर है, कैंपस है, वो कहाँ पर है? गोगामुख में, पुरी में, उडुपी में, सिंधुदुर्ग में? जवाब दीजिए। टेंथ का। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ योर 10th क्वेश्चन। Yes, Kushinagar is a district in UP. कुशीनगर, श्रावस्ती, फटाफट कीजिए, 10वें का सवाल का आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए इसका आंसर क्या है? पहला है गोगामुख। और समझिए ये, तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय में जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया IARI इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का गोगामुख आसाम कैंपस, ठीक है। आसाम विल बी नेम्ड आफ्टर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और इसका नामांकन किनके नाम पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। और IARI भारत की जो राष्ट्रीय स्तर की क्या है, संस्थान है एग्रीकल्चर रिसर्च के संबंध में, कृषि अनुसंधान के संबंध में, शिक्षा और इसके विस्तार के संबंध में, क्लियर। और ये दिल्ली आधारित है, कहने का मतलब यहाँ से ये मतलब पूरा का पूरा ऑपरेट होता है, और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और ICAR के द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। और IARI की यदि देखें जिम्मेदारी क्या है? रिसर्च, जिसके कारण से लीडिंग टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द इंडिया ऑफ द 1970s, 1970 के दशक में जो हरित क्रांति हुई थी, जिसके अंदर इंटेंसिव फार्मिंग की बात की गई थी, ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा इरिगेशन, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करके ज़्यादा पैदावार की जाए, पर हेक्टेयर इल्ड जो हो वो ज़्यादा हो, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें समझिए, इट हैज़ बीन रियलाइज दैट दिस इज़ एन opportune time to replicate the success of IARI in the eastern part of the country। अब ये महसूस किया जा रहा है कि ये जो हरित क्रांति की यदि बात की जाए, जिस तरह की सफलता 1970 के दशक में मिली, उसी चीज़ को कहाँ पर दोहराया जाए? तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के एरिया में। और केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं
ठीक है। उन्होंने भी अपना शुरुआती भाषण दिया और अनाउंस किया कि IARI जैसी संस्थाएं जो है, ठीक है, वो झारखंड और आसाम, ठीक है, में इस्टेब्लिश की जाएगी। और ऐसा 2014 में ही शुरुआत में बजट में कहा गया था। ओके, सो ये आज का क्या है, हमारा MCQ का सेशन था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आपकी बेहतरी हुई होगी, कम से कम जनरल अवेयरनेस की यदि बात की जाए, ठीक है, करंट अफेयर्स की। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक्सटेंसिवली लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने सहपाठियों से, अपने शिक्षकों से, और साथ में मेरे YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मोबिशाला ऐप के साथ आप जुड़ के मेरे अन्य कोर्सेज़ को, जो कि पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, करंट अफेयर्स, PSIR ऑप्शनल से संबंधित है, आप उसको उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि मेंस आंसर राइटिंग आपको विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जब आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी तो आपको दी जाएगी। ओके, तो मिलते हैं फिर आपसे इवनिंग 6 PM आज के द हिंदू के एनालिसिस के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।